मैं नीचे नज़र किए उन लोगों के सामने बैठी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपनी खुशी का इजहार कैसे करूं। आखिरकार भाई की अथक मेहनत के बाद मम्मी इस रिश्ते के लिए मान गई थीं। लड़के वाले भी मुझे देखकर खुश नज़र आ रहे थे, यानी कि मैं उन्हें पसंद आई थी। यहाँ मेरा रिश्ता तय हो सकता था। थोड़ी देर वो लोग बैठे रहे। मम्मी से कई सवाल किए जिनका जवाब देना वो ज़रूरी नहीं समझ रही थीं, लेकिन मेरी भाभी और भाई ने उन लोगों को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। लगभग 2 घंटे के बाद वो हमारे घर से चले गए थे और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे चेहरे से ही मेरी खुशी झलक रही थी। मम्मी चुप थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। उनका हर बार यही अंदाज होता था, लेकिन इस बार उनका रवैया कुछ अजीब था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। मैं खुश थी क्योंकि मुझे पता था मेरा भाई मेरी शादी करा कर ही दम लेगा। अब तो मेरी भी इच्छा होने लगी थी कि मैं अपने घर की हो जाऊं। रात के 10 बजे वो खाना खाकर मम्मी के पास आया। जाहिर है कि वो जवाब चाहता था, उसे भी आगे बताना था। मैं खामोशी से अपने मोबाइल में लगी रही, लेकिन मेरे कान भाई की बातों की तरफ ही लगे हुए थे। भाई मम्मी की तरफ देखते हुए बोला, मम्मी लड़का बहुत अच्छा है, हमारी बेनिश को बहुत खुश रखेगा। आप एक बार इस बारे में सोचिए। मुझे तो लड़के में कोई कमी महसूस नहीं हो रही। मैं समझी थी कि मेरी मम्मी तुरंत हाँ कहेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि वो तेज आवाज़ में बोली, तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त रिश्ता रिश्ता करते रहते हो। नहीं करनी अभी मुझे बीनिश की शादी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? भाई ने हैरान होकर मम्मी की तरफ देखा और तड़प कर बोला, मम्मी आपको क्या हो गया है? आप क्यों उसकी शादी कराना नहीं चाहती? 30 साल की हो गई है बीनिश, आप ये बात क्यों नहीं समझ रही? लड़कियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है। क्यों अपने सिर पर बोझ लिए बैठी हैं? भगवान पापा की आत्मा को शांति दे, उन्हें स्वर्ग में जगह दे। पापा का कितना बड़ा सपना था कि वो बीनिश की शादी बहुत अच्छे घर में करें और अपनी बेटी को रहते बसते देखें। आप मरने के बाद पापा को आखिर क्या जवाब देंगी? क्यों आप बीनिश के साथ अन्याय कर रही हैं? नम आँखों से मैंने अपनी माँ को देखा था, जिन्हें मेरी खुशियों की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने भाई की बात सुनकर कहा, मैं जवाब दूंगी तुम्हारे पापा को, जो मुझे देना होगा। मेरी मर्जी, मैं उसकी शादी करूं या ना करूं। उसे मैंने जन्म दिया है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी नहीं। और अगर तुम्हें उसे खिलाने पिलाने में परेशानी हो रही है तो मैं अपने परिवार से मांग कर उसे खिला दूंगी, लेकिन तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी को अपने आप से जुदा नहीं कर सकती। क्यों तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? उनके जज्बात मैं समझती थी, लेकिन अब वक्त हो गया था कि मैं अपने घर की हो जाती। भाई गुस्से में अपनी जगह से खड़ा हुआ और मम्मी की ओर देखकर बोला, बस बहुत हो गया मम्मी, आप उसकी शादी कराइए। कब तक अपने सिर पर उसको बिठाकर खिलाएंगी? और मेरी सलाह यही है, अगर आप अपने घर में सुख चाहती हैं तो लड़की को उसके घर का कर दें। मम्मी आप पाप कर रही हैं। एक जवान लड़की को बेवजह अपने घर पर बिठाया हुआ है। जमाना क्या बोलेगा? बेटों की शादी कर दी, बेटियों की भी शादी कर दी, लेकिन इस लड़की की शादी क्यों नहीं की? सब लोग थू थू करेंगे, लोग हजारों बातें बनाएंगे कि इसी लड़की में कोई कमी होगी, तभी इसकी शादी नहीं हुई। आप क्यों छोटे बच्चों की तरह जिद करती हैं? एक समझदार औरत बनी है, इतने साल हो गए आपकी शादी को। भगवान ने आपको 4-4 बच्चे दिए, जिनमें से 3 बच्चों की शादी आपने अच्छे से कर दी है और वो अपने अपने घरों में खुश हैं। मगर अब तक आपको ये बात समझ में नहीं आई कि लड़की जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा होता है। भाई ने मम्मी को समझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन मम्मी की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। उनकी बस एक ही जिद थी कि मैं अभी बीनिश की शादी नहीं करूँगी। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। वो मेरी सबसे छोटी बेटी है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मेरी माँ को ये कौन समझाता कि बच्चे ज़िंदगी भर माँ बाप के पहलू से लगकर नहीं बैठ सकते। उन्हें भी अपना घर बसाना होता है, उन्हें भी एक जीवन साथी की चाह होती है, और मुझे भी थी। मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी और मेरा भी मन होता था कि मेरा अपना घर बार हो, मेरा जीवन साथी हो, मेरे बच्चे हों और मैं अपने घर में खुशी खुशी अपने बच्चों की परवरिश करूं। लेकिन मेरी माँ की जिद के आगे मेरी जवानी के साल यूं ही बर्बाद होते जा रहे थे और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। भाई थक हार कर अपने कमरे में जा चुका था और मैं भी एक नज़र अपनी माँ की ओर देखते हुए उठकर अपने कमरे में चली आई थी। एक दिन मैं मम्मी के कमरे में गुमसुम बैठी थी। आज शाम भाई और भाभी मेरे सामने ही आइसक्रीम पार्लर गए थे। मेरा बहुत मन था कि वे दोनों मुझे भी अपने साथ ले जाएं।
लेकिन उन्होंने तो मुझे देखना तक दोबारा नहीं किया था। जब से मेरे छोटे भाई की शादी हुई थी, वो तो जैसे आसमान पर उड़ने लगा था। कभी पार्क जाता तो कभी आइसक्रीम खाने, और इन्हीं सब वजहों से मेरे दिल पर एक भारी बोझ आ गया था। मेरे दिल में भी ख्वाहिशें जगने लगी थीं। बड़े भाई तो काफ़ी संजीदा मिजाज के थे और उनकी बीवी कभी ऐसे काम करते भी नहीं थे। अगर करते थे तो चुपचाप। और बड़ी भाभी बहुत अच्छी औरत थीं। जब भी वो अपने पति के साथ बाहर जाती, मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लाती थीं। उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं थी और ना ही छोटी भाभी से कोई बैर था, मगर छोटी भाभी की हरकतें अजीब थीं। वो बार बार मुझे ये एहसास दिलाती कि मैं उन पर बोझ हूँ। वो अपने पति के साथ मीठी मीठी बातें करती और उनके साथ चिपक कर बैठती। हर बात में मुद्दा यही उठाती कि लड़कियों की शादी 18-19 साल की उम्र में हो जानी चाहिए, वरना अच्छे रिश्ते नहीं आते और बालों में सफ़ेदी आने लगती है। कई बार बड़ी भाभी ने उन्हें टोका भी था, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आती थी और यही सब बातें मेरे दिल को जलाकर राख कर देती थीं। कई बार मैंने दबे शब्दों में मम्मी को बताया और उन्होंने भाई से उसकी शिकायत भी की थी, लेकिन भाई ने मम्मी से तो कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे अकेले में बुलाकर जमकर डांट लगाई थी कि अगर तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। उस दिन जब भाई ने मुझे इस तरह से डांटा था तो मैं बहुत रोई थी। अपनी हालत पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कभी किसी से अपने दिल की बात नहीं की थी। मैं अपने जज्बात कभी जाहिर नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा था। मैं चुपचाप कमरे में बैठी थी कि तभी मम्मी आई। उन्होंने मुझे इतना गुमसुम देखा तो मेरे पास बैठ गईं। मैंने उनकी तरफ एक नज़र डाली और तुरंत आंखों में आए आंसुओं को रोक लिया, क्योंकि मुझे पता था अगर उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया तो मुझे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। वह बहुत ही शर्मीली टाइप की लड़की थी और हमारे यहाँ अपनी शादी की बात खुद नहीं की जाती थी, और वैसे भी हमारी मम्मी ने हमें ऐसे पाला पोसा था कि हम उनके सामने अपने दिल की कोई बात कर ही नहीं पाते थे। मगर आज शायद मम्मी मेरी आंखों की उदासी को देख चुकी थी। उन्होंने मुझसे कहा, बीनिश तू उदास मत हो, तेरी शादी भी मैं जल्दी ही करवाऊंगी, बस मुझे थोड़ा वक्त दे। उनकी ये बात सुनकर मैंने उनके घुटनों पर सर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। जब मैंने मम्मी के घुटनों पर सिर रखकर रोना शुरू किया तो वो अचानक घबरा गईं। वो मुझे प्यार से समझाने लगीं, लेकिन मेरी सिसकियां तेज हो चुकी थीं। तभी मेरी बड़ी भाभी कमरे में दाखिल हुई। मुझे इस हालत में देखकर वो भी असमंजस में पड़ गईं और मेरे ही पास आकर बैठ गईं। अब मम्मी और भाभी दोनों मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद जब मैं थोड़ा संभली तो मम्मी ने मुझसे मेरे रोने की वजह पूछी। मैंने बस इतना कहा कि मुझे पापा की याद आ रही है। अगर वो आज जिंदा होते तो आज हम सब कितने खुश होते और साथ रहते। शायद ये हमारी किस्मत में नहीं था। मम्मी ने थोड़ा बहुत समझाकर सिर हिला दिया, लेकिन छोटी भाभी की तीखी नज़रें मुझे अंदर तक चुभ रही थी। थोड़ी देर तक हम तीनों ने बात की और फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में चली आई। मैं वहाँ ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाई, क्योंकि जब जब मैं मम्मी को देखती तो मुझे अपने हालात पर अफसोस होता कि आज मैं जो इस स्थिति में हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी की वजह से हूँ। पहले तो मैं समझती थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए मेरी शादी करना नहीं चाहती, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया मुझे उनकी असलियत समझ में आने लगी थी। वो किसी और वजह से मेरी शादी करना नहीं चाहती थी, जो अब तक मुझसे छिपी हुई थी, वरना मम्मी मुझे भी वैसे ही चाहती थी जैसे अपनी बाकी औलाद को चाहती थी। इसमें मेरे लिए कुछ नया नहीं था। करीब 2 घंटे बाद मेरी भाभी मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में दूध का गिलास था, जिसे देखकर मैं हैरान हुई, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि भाभी मेरे लिए दूध लेकर आई हों। उन्होंने मेरे सामने दूध का गिलास रखा और मुझे पीने के लिए कहा। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन उनकी नीयत को देखकर मैंने चुपचाप वो दूध का गिलास अपने मुंह को लगा लिया। फिर उन्होंने मेरी ओर देखते हुए पूछा, बीनिश क्या तुम किसी को पसंद करती हो? उनके इस अचानक सवाल से मैं घबरा गई और सिर ना में हिलाकर इनकार कर दिया। मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मुझसे ऐसा सवाल करेगा। मैंने तुरंत ही इनकार कर दिया। मैं तड़प कर बोली, भाभी आपको गलत फहमी हुई है। मुझे आज तक कोई भी लड़का पसंद नहीं आया, ना ही मैं ऐसा कोई काम करूँगी। आपको ऐसा क्यों लगा? तो उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ रखा और बोली, गुड़िया मैं तुम्हारी भाभी हूँ और भाभी का स्थान भी माँ के बराबर ही होता है। हम सब जानते हैं कि तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन मम्मी जी तुम्हारे लिए कोई रिश्ता पसंद ही नहीं कर रही। तुम्हारे भाई ने भी मम्मी जी को बहुत समझाया और मैंने भी कई बार उनसे बात करने की कोशिश की,
लेकिन वो कहती हैं कि वो तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती। अगर कोई अच्छा लड़का मिल गया तो शादी करवा देंगी। मेरी हालत तो उस इंसान जैसी थी जिसे बेगुनाह होते हुए भी दोषी ठहराया गया हो। मैं चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। अचानक उन्होंने मेरे गाल पर प्यार के साथ हाथ रखा और कहा, बेनिश, अगर तुम्हें कभी कोई लड़का पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना। मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूँगी। मुझे तुम्हारा घर बसाकर बहुत खुशी होगी। ये कहकर वो कमरे से चली गई, जबकि मेरी सिसकियाँ फिर से तेज हो गईं। मुझे बहुत दर्द हो रहा था कि लोग मुझे क्या से क्या समझने लगे थे। मैंने न कभी ऐसा सोचा था और न कभी सोच सकती थी। मेरे लिए मेरे पापा और मेरे भाइयों की इज्जत सबसे बढ़कर थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं हिम्मत करके मम्मी से बात करूंगी कि मुझे भी शादी के बंधन में बंधना है, मुझे भी शादी करनी है, क्योंकि अब मैं और ज़्यादा अपने भाइयों पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। मैंने ये सब सोचकर सोने का फैसला किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सुबह मेरे सामने कौन सी सच्चाई आने वाली है और उस सच्चाई के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। सुबह के वक्त मेरी आँख खुली। सबसे पहले नहा धोकर मैं फ्रेश हुई, भगवान जी को भोग लगाया, आरती की और भगवान जी से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे भगवान, मैंने जाने अनजाने जो पाप किए हैं उन्हें माफ़ कर देना और मेरे दिल को सुकून देना। मैंने कहा कि मैं अब कभी कोई शिकायत नहीं करूँगी। मैं हमेशा से यही करती थी, लेकिन फिर से भगवान से शिकायत लेकर बैठ जाती। मैं जानती थी कि सब्र करने वालों के साथ भगवान होता है, लेकिन मैं भी तो मिट्टी की बनी हुई थी। गलती हर इंसान से होती है, तो फिर भला मैं क्या चीज़ थी। थोड़ी देर तक मैंने गीता का पाठ किया और फिर मम्मी के कमरे की तरफ चल पड़ी। ये वक्त मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, क्योंकि इस वक्त सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे होते थे। जैसे ही मैं उनके कमरे के दरवाजे पर पहुंची थी, अचानक ही मुझे मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उनकी आवाज़ में मुझे डर का एहसास हुआ। मैंने तुरंत दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और अंदर झांक कर उनकी बातें सुनने लगी। और जैसे जैसे उनकी बातें मेरे कानों में पड़ती गईं, मेरा शरीर मानो भूकंप की चपेट में आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो और आसमान मेरे सिर पर आ गिरा हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस दोराहे पर आकर खड़ी हो जाऊंगी, जहां मुझे खुद को ही दोषी महसूस होगा। मेरी माँ इतनी परेशान थी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो बस अपनी माँ को ही दोषी करार देती रहती थी कि उनकी वजह से ही मेरा घर अभी तक नहीं बसा। लेकिन आज जब मैंने अपनी माँ की तकलीफ़ महसूस की तो मेरा दिल भी रो पड़ा था। आज मुझे समझ आ गया था कि मेरी माँ मेरी शादी क्यों करना नहीं चाहती। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आई और एक बार फिर भगवान के सामने गिर पड़ी। मैंने दिल की गहराइयों से दुआ मांगी कि मैंने अपनी माँ के बारे में जितनी भी गलत बातें की हैं, भगवान तू मुझे माफ़ कर दे। मैं बेवजह ही उन पर इल्ज़ाम लगाती रही थी कि उनकी वजह से मेरा घर नहीं बसा, लेकिन इन सब बातों के पीछे तो कोई और था और मैं समझ नहीं पाई थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब मैंने ठान लिया था कि मैं सच्चाई का पर्दा फाश करके ही दम लूँगी। मैं कब तक इस तरह खुद को घर में कैद रख सकती थी? कब तक मैं अपने जीवन साथी को चुन नहीं सकती थी? ये सवाल मेरे दिमाग में हथौड़ों की तरह बज रहा था। यही सब सोचते सोचते मेरी आँख लग गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। और लगभग दोपहर के 2 बजे जब मेरी आँख खुली तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, खिड़कियाँ बंद थीं। शायद मम्मी ने आकर ऐसा किया था। मुझे हैरानी भी हुई और डर भी, क्योंकि जो बातें मैंने सुनी थी उसके बाद मुझ में अब और सहन शक्ति नहीं बची थी कि मैं चुपचाप सब कुछ सहती रहती। मेरी छोटी और बड़ी भाभी दोनों दोपहर का खाना बनाने में व्यस्त थीं। मैंने दोनों को देखा और मुस्कुराई, फिर अपना नाश्ता तैयार करने लगी। बड़ी भाभी मेरी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देने लगी, जबकि छोटी भाभी ने नाक बहुत सिकोड़ ली थी। शायद उसे मेरा दोपहर तक सोना पसंद नहीं आया था। मुझे भी वो कुछ खास पसंद नहीं थी, इसलिए उसकी किसी भी हरकत का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने चुपचाप अपना नाश्ता बनाया और वहीं रसोई में बैठकर खाने लगी। इसी दौरान बड़ी भाभी ने मुझसे कई बातें भी की, जिसका मैंने बहुत ही शांति से जवाब दिया। अब मैं मम्मी के कमरे की ओर बढ़ रही थी। आज मैं उनसे वो सारे सवाल पूछना चाहती थी जो मेरे मन में घूम रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई और मम्मी के कमरे की ओर चल पड़ी। मैंने ठान लिया था आज मैं उनसे उन सवालों का जवाब लेकर ही रहूँगी जो वो अब तक मुझसे छुपाती आई थी। कब तक वो इस बोझ को अपने सीने में दबाए रखेंगी? मैंने ठान लिया था कि अब इस सच्चाई से पर्दा उठाकर ही रहूँगी। और जैसे ही मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो बिस्तर पर बैठी कोई धार्मिक किताब पढ़ रही थी। मैंने गहरी सांस ली और उनके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने एक नज़र मुझ पर डाली, फिर से अपने काम में लग गईं।
मैंने उनके घुटनों पर हाथ रखा और लंबी चुप्पी के बाद उनसे कहा, मम्मी ये विकास कौन है? मेरे ये सवाल पूछते ही मम्मी ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और मुझे हैरानी से देखा। उनकी आंखों में साफ तौर हैरानी छलक रही थी। मैंने एक बार फिर अपने सवाल को दोहराया तो वो घबराकर अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और मेरी ओर देखते हुए कहने लगी, कौन विकास? मैं किसी विकास को नहीं जानती और आइंदा ये नाम अपनी जुबान पर मत लाना। उठो, अपने कमरे में जाओ, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। मैंने मम्मी के कंधों पर हाथ रखा और उन्हें वापस बिस्तर पर बिठा दिया। उनके पैरों में बैठकर मैंने उनके हाथ थामे और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मम्मी आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैं जानती हूँ आप बेगुनाह हैं और सारा इल्ज़ाम अपने सिर पर ले रही हैं, जिसकी वजह से आपकी औलाद भी आपसे नफरत करने लगी है। मुझे बताइए मम्मी, ये विकास कौन है और क्यों मेरे पीछे पड़ा है और वो ऐसा क्यों कर रहा है? मेरे बार बार और लाख पूछने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और मेरे जिद करने पर आखिरकार थक हार कर उन्होंने गुस्से में मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिली और एक ही बात पर अड़ी रही कि अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं अपने दोनों भाइयों से इस बारे में बात करूंगी। अब ये मामला इतना छोटा नहीं है जितना आप समझ रही हैं। कोई अजनबी व्यक्ति इस तरह मेरी ज़िंदगी पर हुकूमत नहीं कर सकता। वो होता कौन है मुझे अपने हुक्म मानने पर मजबूर करने वाला? और आप क्यों डरती हैं उससे? वो आपका कौन है? मैं अभी कुछ और कहती, इससे पहले ही उन्होंने मेरे होंठों पर अपना हाथ रख दिया और मुझे चुप करवा दिया। वो डर के मारे मेरी ओर देखकर बोली, चुप हो जाओ, अगर उसने सुन लिया तो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। विकास कस्तूरिया, जितना तुम उसे आसान समझ रही हो वो उतना ही खतरनाक आदमी है, इसलिए अपनी जुबान बंद रखो। मैंने लाचारी से माँ की ओर देखकर दुख भरे लहजे में कहा, कब तक आप उससे डरती रहेंगी और इस तरह जीती रहेंगी? बस कर दीजिए, अब मैं और इस तरह अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती। पहली बार मैं अपनी माँ के सामने इतना दुख होकर बोली थी। उन्होंने मुझे तड़प कर देखा और कहा, मैं तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझ पाई बेनिश, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने चुपचाप अपनी माँ की ओर देखा और अपने दिल की सारी बातें उनके सामने खोल कर रख दी। मैंने कहा, मम्मी सब खुश हैं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए हैं, सिर्फ मैं हूँ जो अब भी आपके दर पर बैठी हुई हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मुझे यहाँ सुकून नहीं मिलता, लेकिन मम्मी मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मेरे भी कुछ जज्बात हैं जिन्हें मैं कब तक दबाऊंगी? मेरी माँ ने मुझे हैरानी से देखा। मैं बहुत कम बोलने वाली लड़की थी, लेकिन आज मैं मजबूर हो गई थी, क्योंकि मैं जानती थी मेरी माँ जिस तकलीफ़ से गुजर रही हैं, अगर मैंने आज उनके सामने ये बातें नहीं कहीं तो वो कभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, मुझे इन सब बातों का पता है, मैं जानती हूँ तुम्हारी आंखों में ये उदासी किस बात की है, लेकिन बेनिश मैं मजबूर हूँ, मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। उनकी इस बात से मैं तड़प उठी और बोली, लेकिन मम्मी ऐसा क्यों है? आप तो एक समझदार और बहादुर औरत हैं, आपने हर मुश्किल वक्त में हिम्मत से काम लिया है, तो आज ऐसा क्यों? उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, जब बात अपने से ताकतवर इंसान की आ जाती है तो इंसान बेबस हो जाता है। विकास कस्तूरिया कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक जमींदार है, तुम्हारे पापा के जिगरी दोस्त का इकलौता बेटा। जब तुम 22 साल की थी तो वो अपने पापा के साथ हमारे घर आया था। तुम तो जानती हो, जब भी कोई मर्द मेहमान हमारे घर आते थे तो मैं तुम दोनों बहनों को उनके कमरे में भेज दिया करती थी, लेकिन उस दिन इत्तेफाक से विकास की नज़र तुम पर पड़ चुकी थी। तुम्हारे पापा से उनके दोस्त ने जब विकास के रिश्ते की बात की तो तुम्हारे पापा ने मना कर दिया, क्योंकि विकास एक अच्छा इंसान नहीं है, वो बहुत जालिम व्यक्ति है। उसके पास पूरे 22 गांव हैं और वो उन गांव का सरदार है। मुझे डर लगता है कि अगर तुम्हारी शादी मैंने उससे कर दी तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम्हारे पापा के मरने के बाद मैंने फ़ौरन तुम्हारी शादी करने की कोशिश की, लेकिन उसने ऐन वक्त पर तुम्हारे होने वाले पति पर हमला करवा दिया था, जिसकी वजह से तुम्हारे ससुराल वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। फिर उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने तुम्हारी शादी किसी और से करने की कोशिश की तो वो मुझे भी ख़त्म कर देगा। वो चाहे तो तुमसे जबरन शादी कर सकता है, लेकिन उसकी एक ही जिद है, जब तक मैं खुशी खुशी तुम्हारा हाथ उसके हाथ में नहीं दूंगी वो शादी नहीं करेगा। इसी वजह से उसने अब तक खुद भी शादी नहीं की और तुम्हें भी नहीं करने देता। मैं ये हकीकत सुनकर हैरान रह गई थी। ये कौन शख्स है? मैंने फ़ौरन उसकी तस्वीर देखनी चाहिए तो माँ ने उसका एक एल्बम मेरे सामने रख दिया। विकास बहुत ही खूबसूरत था, चौड़ी छाती, ऊंचा लंबा कद। उसे देखकर मैं दंग रह गई थी। मैंने हैरानी से अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ
फिर आपने कभी भाइयों को या फिर मुझे क्यों नहीं बताया कि कोई शख्स मेरे पीछे इतना पागल है कि वो खुद भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है और मेरी भी कर रहा है। माँ ने कुछ देर की खामोशी के बाद एक बात कही जिसे सुनकर मैं सन्न रह गई। माँ ने कहा, जब तुम्हारे पापा ने इस रिश्ते से इनकार किया था तो विकास बहुत गुस्से में आ गया था। उसने तुम्हारे पापा पर भी हमला करवाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे भाई उस वक्त बीच में आ गए थे, इसलिए तुम्हारे पापा सुरक्षित रह सके थे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उनके मरने के बाद उसने मुझे एक धमकी भरा खत भेजा कि अगर इस बात की भनक तुम्हारे बेटों तक पहुंची तो मैं उन्हें भी तुम्हारे पति के पास पहुंचा दूंगा। या तो चुपचाप बीनिश की शादी मेरे साथ कर दो या फिर पूरी ज़िंदगी उसे अपने पास बिठाकर रखो। अपने जीते जी मैं बीनिश को किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं मजबूर हूँ बीनिश, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। न जाने वो तुम्हारे साथ कैसा सलूक करेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम 1000 मौत मरो। कुंवारी बेटी हमें कबूल है, लेकिन मरी हुई बेटी हरगिज नहीं। उनकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। तब मैं समझी कि मेरी माँ हर किसी की बात क्यों ठुकरा देती थी, भाइयों के लाए रिश्ते को क्यों मना करती थी, मेरी उदास आंखें देखकर भी खुद को क्यों रोक लेती थी। मैंने गहरी सांस ली और विकास कस्तूरिया से मिलने की बात कही। मेरी माँ ये सुनकर गुस्से में आ गई और उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसा कोई कदम नहीं उठाने दूंगी जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। लेकिन मैंने अपनी माँ को समझाया कि मोहब्बत करने वाले कभी भी अपने महबूब को नुकसान नहीं पहुँचाते। इससे पहले कि देर हो जाए आप मेरी एक बार विकास से मुलाकात करवा दें ताकि मैं उससे मिलकर मसले का हल निकाल सकूं। माँ मना कर रही थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उनसे विकास का नंबर लिया और अपने फ़ोन से उसे कॉल की। उसकी तो बाँछें खिल गई थीं जब मैंने उसे बताया कि मैं बेनिश बात कर रही हूँ। मैं हैरान थी कि वो शख्स मेरे बारे में कितना जानता था। मैंने उसे एक होटल में मिलने का वक्त तय किया। वहाँ पहुँचकर जब मैंने उसे देखा तो उसकी पर्सनालिटी देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने उससे जाकर सबसे पहले यही शिकायत की कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे पापा पर हमला क्यों किया, मेरी माँ को धमकी भरे खत क्यों भेजे, उन्हें इतनी तकलीफ़ क्यों दी। वो सिर्फ इतना बोला, सिर्फ आपके लिए। मैं आपको हासिल करना चाहता था, लेकिन आपकी माँ ने साफ मना कर दिया था कि वो मुझसे आपकी शादी नहीं कर पाएंगी और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। और फिर मैंने कुछ सोचकर उस आदमी के साथ अपनी शादी के लिए रजामंदी दे दी, क्योंकि मुझे लगा कि मोहब्बत करने वाले अपने महबूब को तकलीफ़ नहीं देते। बाकी सब तो किस्मत का खेल था। मैंने भगवान को साक्षी मानकर विकास के साथ 7 फेरे लिए। शादी में ना तो मेरी माँ की मर्जी शामिल थी और ना ही मेरे भाइयों की। जब उन्हें विकास के बारे में पता चला तो दोनों गुस्से में आ गए थे, लेकिन माँ के समझाने पर चुप हो गए। मेरी शादी बहुत ही सादगी से हुई और मैं उसके साथ उसकी हवेली चली आई। इस बार भगवान ने मेरे सब्र का फल विकास की सूरत में मुझे दे दिया था। उसने मुझे इतना प्यार और मान सम्मान दिया कि वो सब देखकर मेरी माँ भी रो पड़ी थी। उन्होंने अफसोस किया कि इतने साल मेरे बर्बाद क्यों किए। बाकी हम लोग अपनी तरफ से न जाने क्या क्या सोचकर खुद पर जुल्म करते रहते हैं, लेकिन एक बार भी सच्चाई पर नज़र नहीं डालते। मैंने सब कुछ छोड़कर मोहब्बत को चुना था और इसीलिए मेरी ज़िंदगी अब बहुत खूबसूरत हो गई थी। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।